दोस्तों इन सैड भी मौत अगर मैं कुछ पाकिस्तान तरीके से जेयू आपस के अंदर सियासत खेलते रहे, पिंग पोंग खेलते रहे कि मेरा बाबा ऊंचा तो मेरा बाबा ऊंचा। उधर पाकिस्तान की अवाम ने और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इन दोनों जमातों को वाज़ेह पैगाम दे देगा, भान ताड़ा नहीं साडा ही बाबा ऊंचा। और ना सिर्फ साडा बाबा ऊंचा बल्कि हमारा बाबा हमेशा ही ऊंचा रहेगा। और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इन दोनों सियासी जमातों को इतने बुरे तरीके से चंबा है ना जनाब कि वो अपनी मिसाल आप है। वो तमाम दोस्त जो पंजाबी नहीं समझते उनके लिए चंबे का मतलब या चंब देने का मतलब अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए जो बेहतरीन लफ्ज है वो है मार मार कर दुम्बा बनाना। और अगर पाकिस्तान की अवाम किसी भी सियासी जमात को मार मार के दुम्बा बनाएगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उम्मीदवारों लम्या पा के मारना उन्होंने 76। असल मामला ये है कि सियासी जमातें और पाकिस्तान की अवाम ये दोनों एक दूसरे के बारे में अपनी राय का इजहार करते हैं एक वोट के जरिए और उस वोट पर लगी हुई एक मोहर के जरिए। और वही एक मोहर उस बात का फैसला करती है कि पाकिस्तान के राय दहिंदगान की सियासी जमात के हवाले से राय क्या है। और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने एक मरतबा फिर अपनी राय का इजहार किया है। वोटर ने अपनी राय का बैलेट पेपर पर वोटिंग मोहर के जरिए उसका राय का इजहार किया है। और वो राय का इजहार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा तबाहकुन है। खासतौर पर जमीयत उलमा इस्लाम के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मकबूलियत के घोड़े पर सवार होकर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पोजीशन को डेवलप करना चाहती थी। और मुझे ऐसे लगता है कि जमीयत उलमा इस्लाम की इस काविश को खुद खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत के वोटर और सपोर्टर ने किसी तौर पर भी पसंद नहीं किया। और इन दोनों जमातों के साथ वो कुछ हुआ है जनाब के रह रब्दाना। और मामला क्या है? मामला है जनाब खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के ज़िमनी इलेक्शंस का जो कि 17 इजला के अंदर मुनक्कद हुए। और इन 17 इजला में एक जिला डेरा इस्माइल खान का भी है जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो है सरबरा जनाब मौलाना फजलुर रहमान और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर का अब्बाई ज़िला है। और ये दोनों वहाँ के एक ना सिर्फ सियासी हरीफ हैं बल्कि ये दोनों एक दूसरे के भी सख्त तरीन सियासी हरीफ हैं। डेरा इस्माइल खान में होने वाले इस बल्दियाती इलेक्शन के ज़िमनी मार्के के अंदर ना जमीयत उलमा इस्लाम कोई कारकर्दगी दिखा सकी और ना ही ये जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो नामजद वजीर आला है वो किसी तरह की कोई कारकर्दगी दिखा सका। दोनों अहम तरीन जमातें दोनों अहम तरीन जमातों के मरकजी रहनुमाओं का गढ़ और यहाँ पर तीसरी कुव्वत ने मैदान मार लिया है। ना सिर्फ ये बल्कि ये जो 17 इजला के अंदर होने वाली ये जो इंतखाबी दौड़ थी इसके नताइज ना सिर्फ हैरानकुन है बल्कि ये नताइज खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और मुस्तकबिल की तीसरी कुव्वत के लिए राह हमवार होने की बड़ी ही अहम तरीन निशानी है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि ये इंतखाबी नताइज किस हद तक फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में जो है वो मावन साबित हो सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि वो तीसरी कुव्वत कौन है जो इन दोनों के लिए डार्क हॉर्स साबित हो रही है। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और इन तमाम सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उन तमाम लोगों की जो न जाने क्यों कल शाम उस वक्त से परेशान है जिस वक्त से जनाब याहिया अफरीदी साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन सामने आया है। और उस नोटिफिकेशन के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम होने वाली कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और इस कमेटी के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की वापसी हुई है। और लग ऐसे रहा है कि कौम यूथ तो इसके ऊपर भंगड़े डालना उनका हक बनता है कि जनाब वो शख्सियत जिसके ऊपर उनको सबसे ज्यादा भरोसा है यानी मुनीब अख्तर साहब और जनाब मंसूर अली शाह साहब वो दोनों अब इस फैसला साजी में शामिल होंगे कि कौन से बेंच ने कौन सा केस सुनना है। लेकिन पटवारियों के ऊपर किस वजह से मिर्गी तारी है उनको मैं क्यों सफे मातम बिछी है ये बात कतई तौर पर मेरी तो समझ से बाहर है क्योंकि ये मामला अब इतना ज्यादा सिंपल नहीं है जिसको हम इतना ज्यादा आसान समझ लें या काजी साहब के दौर जैसी कमेटी समझ लें जहां पर हर मुकदमे का फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जजेस कमेटी ने करना था। और खासतौर पर वो मुकदमा जो 184(3) के तहत आने थे अब तमाम लोगों को
बाज़ाब्ता तौर पर खबर होनी चाहिए कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अब बराह रास्त मुकदमात को नहीं ले सकती। 184(3) के तहत यानी अवामी मफाद के तहत जो जुरिस्डिक्शन थी वो सुप्रीम कोर्ट की खत्म हो चुकी है, और वो जो जुरिस्डिक्शन जो बाकी थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास चली गई है। 184(3) के तहत अवामी मफाद का जो भी मुकदमा आएगा वो इस जजेस कमेटी में ज़ेरे बहस आ ही नहीं सकता। वो सारे के सारे मुकदमात जाएंगे बराह रास्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अभी फॉर्म होना है, इसकी अभी तश्कील होना बाकी है। और इसके लिए जो जुडिशियल कमीशन अभी तश्कील पाना है, उस जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील पाना है, उसके हवाले से अभी जुडिशियल कमीशन का इजलास बुलाया जाना है। और मुमकिना तौर पर ये जो परसों से नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है, सॉरी कल से जो नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है, उसके अंदर ये जो है इजलास जुडिशियल कमीशन का बुलाया जाएगा। और इस जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन के अंदर टॉप मोस्ट 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के शामिल होंगे, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल होंगे। ये 5 सीनियर मोस्ट जज इस जुडिशियल कमीशन का मेंबर होंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा शामिल होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान शामिल होंगे, वफाकी वजीर कानून शामिल होंगे, और इसके साथ साथ 4 मेंबरान पार्लियामेंट के शामिल होंगे, जिनमें 2 का ताल्लुक हुकूमत से होगा और 2 का अपोजिशन के साथ होगा। इस हवाले से ये 13 रुकनी एक कमीशन बनेगा, और यहां पर मेजॉरिटी वोट के जरिए फैसला किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर कौन जाएगा और कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड करेगा। लिहाजा अभी इतना ज्यादा घबराने की, इतना ज्यादा परेशान होने की कतई तौर पर कोई जरूरत नहीं है। ये जो कमेटी इस वक्त तश्कील पाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कमेटी इस बात का फैसला करेगी कि जनाब मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अपील है, उस अपील की समाअत 13 रुकनी बेंच करेगा या 15 रुकनी बेंच करेगा या 17 रुकनी बेंच करेगा। ये नजरसानी की अपील उस 13 रुकनी बेंच के सामने फिक्स तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये फिक्स करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर ये सवाल पैदा हो जाएगा कि जनाब ये लोग ये वाला काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि अब 26वीं तरमीम के जरिए ये इख्तियार अब उनके पास नहीं है कि ये जो है आईनी सवाल पर मबनी किसी भी तरह की कोई पिटीशन सुन सके। लिहाजा कौमी यूथ को अगर आप खुशी मनाने दें तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनमें सफ़े मातम बिछने का कतई तौर पर कोई सवाल नहीं है। दूसरा, मैंने कल के एक वीलॉग में इस हवाले से आपको तफसील से आगाह किया था कि मंगल वो दिन है जब कौमी असम्बली का इजलास होगा। मंगल के वो कौमी असम्बली में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में तरमीमी बिल जो है वो यहाँ पर पेश किया जाएगा, और उस तरमीमी बिल के जरिए ये जो कमेटी है इसको रिफॉर्मेशन की जाएगी, और इस तरमीम के जरिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह को शामिल किया जाएगा, और इस कमेटी के अंदर अब कौन कौन शामिल होगा उसके हवाले से भी तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा। लिहाजा अगर कौमी यूथ मंगल तक खुशी मना रही है तो जनाब उसको खुशी मनाने में आपका क्या जाता है। अलबत्ता आप अगर खुशी मनाएंगे तो आपके लिए मंगल का दिन है, मंगल वाले दिन तुझे पाएंगे ना मर्जी भंगड़ा पा लेना, क्योंकि उस वक्त तक ये सारे का सारा मामला ही निपट जाएगा, और मामला निपटता है जब तो फिर उसके लिए जो फैसला है वो मैदान में होता है। मामले जो हैं वो अदालतों के अंदर नहीं सिमटते। भाई इसी की मिसाल ले लें ना कि पार्लियामेंट ने 26वीं तरमीम का फैसला किया, और उस मौके पर पार्लियामेंट में जो है वो जो 8 सीटें थी कौमी असम्बली के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब की, वही सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल रही। लेकिन मैदान के अंदर उसके असरात क्या भुगतने पड़े ये जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से ज्यादा बेहतर अब कौन जानता है, क्योंकि मैदान में ये पोजीशन ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा खराब रही है बल्कि इस पोजीशन के अब मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ और ज्यादा असरात भी उनको भुगतना पड़ सकते हैं, क्योंकि ये सूरत हाल अब उनके लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं रहेगी। अब यहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से है कि 17 इजला के अंदर इलेक्शंस हुए, और इन 17 इजला में बुनियादी तौर पर जो मुकाबला था वो या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान था, और उनका जो मद्दे मुकाबल था वो जमीयत उलमा इस्लाम थी,
اور خود جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے آبائی ضلع اور مولانا فضل الرحمان کے آبائی ضلع کے اندر نہ جے یو آئی جیتی اور نہ ہی تحریک انصاف جیتی، بلکہ وہاں سے آزاد امیدوار جیت گئے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رائے دہندگان اب پاکستان تحریک انصاف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہ جو تازہ محبت جاگی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ خود ان کے اپنی ہی جماعت سے تعلق رکھنے والے ووٹر اور سپورٹر کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی، اور اس معاملے کو جمعیت علماء اسلام کو اثر نو غور کرنا چاہیے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف سے پینگیں بڑھانا خود خیبر پختونخوا میں ان کے لیے ایک سیاسی صدمے کا مستقبل میں سبب بن سکتا ہے، کیونکہ یہ جو 17 اضلاع کے نتائج ہیں یہ تو اسی حوالے کی طرف عکاسی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو الیکشنز ہونے تھے، ضمنی الیکشنز خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے، یہ پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، سوابی، کوہاٹ، کرک، لکی مروت، ڈی آئی خان، ٹانک، ایبٹ آباد، منسہرہ، کولائی پالس، سوات، شانگلہ، بنیر، دیر لوئر اور باجوڑ میں ہونے تھے، اور ان انتخابات میں 3,45,604 رجسٹرڈ ووٹر نے حصہ لینا تھا، اور ان الیکشنز کے اندر جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس میں صوبے کے عوام نے سیاسی جماعتوں کو مسترد کر دیا ہے۔ حکومتی جماعت تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں، جبکہ آزاد امیدواران نے جو ہے وہ میدان مار لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 53 ولیج و نیبرہڈ کونسلز کے 54 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اور سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ضمنی انتخابات میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں لی اور قومی معاملات میں الجھے رہے، جس کی وجہ سے ان کی اپنی جماعتوں کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ عملاً عوام کا بھی ان سیاسی جماعتوں کے اس رویے سے اعتماد ختم ہو چکا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے حمایت یافتہ 7، اے این پی کے 5، مسلم لیگ نون کے 2 اور پیپلز پارٹی کے 2 اور جماعت اسلامی کے 1 امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ہی ان نتائج کو تسلیم کر لیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف وہ کارکردگی نہیں دکھا سکا جو کہ ان ضمنی انتخابات میں اس سے متوقع کی جا رہی تھی، کیونکہ اس انتخابات میں جو میجورٹی سیٹس تھی وہ تحریک انصاف کی نے ہی خالی کی تھی، اور اس نشستوں پر اگر اے این پی آگے آ کر 5 مین اضلاع جیت جاتی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اے این پی ایک مرتبہ پھر نہ صرف اپنے قدم جما رہی ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام دونوں کے لیے ایک نیا پوٹینشیل تھریٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی مخصوص اضلاع میں اپنی پرفارمنس دکھا رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کے اندر خیبر پختونخوا میں جو سیاسی میدان ہے وہ محض پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں رہے گا۔ اگر وہاں پر یہ جو 8 فروری جیسے الیکشنز نہ ہوں، انڈیپینڈنٹ الیکشنز ہوں، اور ان انڈیپینڈنٹ الیکشنز کے اندر ووٹر اور سپورٹر کو اپنا صحیح معنوں میں حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع ملے، تو نتائج یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہوں گے۔ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ کم از کم اسی بات کی طرف اشارہ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو علی امین گنڈا پور صاحب کی پرفارمنس پر ایک مرتبہ پھر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ محض ٹک ٹاک، محض وفاق پر چڑھائی یقینی طور پر عوام کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ پرفارمنس سب سے زیادہ امپورٹنٹ پہلو ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف سمجھے تو۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ